कपिल अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत हिम्मत करके कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। ये जो तुम्हारे पीले दांत है ना, ये तो मुझसे देखे नहीं जा रहे। और स्मेल है कितनी गंदी है। क्या बोल रहे हो तुम सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि मेरे दांत पीले हो गए? बस यही प्यार था तुम्हारा? ओ प्लीज काजल, ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये छोटी छोटी बातें ना तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। अब मैं जा रहा हूँ। जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी भी बात सुन जाओ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, बल्कि तुम खुद मेरे पीछे चलकर आए थे। कम से कम आज मुझे तुम्हारी सच्चाई तो पता चल गई ना कि तुम मेरे सुंदर दांतों से प्यार करते हो। जा रहा हूँ मैं। और वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा ना डेंटिस्ट की जरूरत है, तो जाओ डेंटिस्ट के पास जाओ। इस तरह काजल की बात सुनकर कपिल वहाँ से चला जाता है और काजल उदास होकर अपने कॉलेज के पुराने दिनों को याद करते हुए बोलती है, एक वक्त था जब मेरे दांत कितने वाइट और शाइन करते थे और कॉलेज में सबको मेरी स्माइल कितनी पसंद थी। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। आखिर आज काजल अपनी कौन सी गलती याद करके पछता रही है, आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले काजल कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और बोलती है, वाह काजल, कितनी अच्छी स्माइल है तेरी। देख तो शीशे में जरा, कितनी सुंदर लग रही है तू। और तेरी स्माइल, हाय, ये सब मेरे उस क्लोजअप का कमाल है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपकी स्माइल तो सच में बहुत अच्छी लगती है। काश कि मेरी स्माइल और दांत आपके जितने खूबसूरत होते। आपके दांत तो बिल्कुल असली हीरे जैसे चमकते हैं। ओ मैडम, बस कर, नजर लगाएगी क्या मेरे इन सफेद चमकीले दांतों को? तू जा यहाँ से और जाके अपना काम कर, समझ गई ना? बड़ी बहन की बातें सुनकर निया उदास चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। काजल रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और वो कॉलेज पहुँचती है, जहाँ उसकी सहेली पूजा और उसके बचपन का दोस्त अमर भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और काजल उसे बोलती है, आई एम सॉरी यार, मुझे जरा लेट हो गया आने में। हाय अमर, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं। चल अब क्लास के लिए चलते हैं, देर हो रही है। तू ना हमेशा लेट करती है। इतना कहकर वो तीनों क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद काजल और उसकी सहेली किसी बात पर हंसने लगते हैं। तभी पूजा की नजर उसके सफेद चमकदार दांतों पर पड़ती है और वो उससे बोलती है, वाह यार काजल, तेरे कितने अच्छे दांत हैं। ऐसा लग रहा है हीरे हैं हीरे। और तेरी सफेद दांतों की स्माइल तो इतनी अच्छी है ना, जो मैं बता नहीं सकती। हाँ बस बस, अब नजर लगाएगी क्या मेरे सुंदर दांतों को? और तूने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसी क्लोजअप से ब्रश करती हूँ, तभी तो मेरे दांत इतने शाइन करते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर अमर अपने मन में सोचता है, पता नहीं आखिर मैं कब काजल को बता पाऊंगा कि मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। कहीं बताने पर दोस्ती ना टूट जाए। नहीं यार, अमर जैसा चल रहा है रहने देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और काजल अपने सुंदर दांतों को लेकर बहुत ही खुश रहती है। एक दिन उसके कॉलेज में स्मार्ट और डैशिंग सा दिखने वाला कपिल नाम का एक लड़का एडमिशन लेता है। वाह यार, कितना स्मार्ट है ये। हाय, काजल की बात सुनकर अमर को डर हो जाता है कि कहीं काजल उससे प्यार में न पड़ जाए, और ये सोचकर वो उसी वक्त काजल से बोलता है, काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ यार, बोलना। मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ। जब हम साथ में पढ़ा करते थे तो मुझे अचानक ही तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अमर की बातें सुनकर काजल उसे कुछ देर देखने के बाद अचानक से हंसने लगती है और बोलती है, अरे यार, तू कुछ कुछ होता है मूवी देखकर आया है क्या, जो ये सब बोल रहा है? देख, तू सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और ना ही तू इससे ज्यादा कभी बन पाएगा, समझ गया ना तू? काजल की बात सुनकर अमर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काजल कॉलेज में आए कपिल के पास जाकर बोलती है, हाय, आप इस कॉलेज में नए आए हो ना? मेरा नाम काजल है, और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कपिल है। वो ना मुझे 50 रूम नंबर में जाना है, तो आप मुझे बता सकती हैं? कपिल की बात सुनकर काजल मन ही मन खुश होकर बोलती है, अरे वाह, ऊपर वाला भी मुझ पे मेहरबान है, तभी तो ये मेरी क्लास में आया है। अरे कहाँ खो गई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं नहीं, चलो, दरअसल तुम्हारी और मेरी क्लास एक ही है। इस तरह काजल उसे क्लास तक लेकर जाती है और उन दोनों में दोस्ती होती है। अब काजल अपने पुराने दोस्त अमर और पूजा को छोड़कर कॉलेज का सारा दिन कपिल के साथ बिताती है। एक दिन कपिल उससे बोलता है, वाह काजल, तुम्हारे दांत तो बहुत सुंदर है, और जब तुम स्माइल करती हो बहुत प्यारी लगती हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, हमारी दोस्ती अब बदल के कुछ और हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ कपिल,
मैं तो कॉलेज के पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। काजल की बात सुनकर कपिल घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद दोनों गले मिलते हैं। काजल, अब तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो क्लोजअप एड में जो लास्ट में होता है वो करे क्या? क्लोजअप का वो एड तो मेरा फेवरेट है, और उसके लास्ट में वो लड़के को किस भी करती है। ओह अच्छा समझ गई। तो फिर मुझे अपने ये खूबसूरत होठों से किस कर लो। इतना बोलकर काजल कपिल को किस करती है। इसी तरह वक्त बीतता है और कुछ ही दिनों में सर्दियां आ जाती हैं। अब धीरे धीरे काजल आलसी होने लगती है और एक सुबह काजल बाथरूम में ब्रश करने जाती है और जैसे ही वो पानी को छूती है, ओ माँ, ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है, इसे हाथ लगाने से करंट आ रहा है। ना जाने ब्रश करने में क्या होगा मेरा। एक काम करती हूँ, आज रहने देती हूँ, और वैसे भी 1-2 दिन ब्रश नहीं करूँगी तो मेरे खूबसूरत दांतों पे कौन सा कोई फर्क पड़ जाएगा। इस तरह काजल बिना ब्रश किए ही कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और कॉलेज चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है और काजल बेहद ही आलसी होती चली जाती है। वो रोज रोज बिना ब्रश किए, बिना नहाई कॉलेज पहुंचने लगती है, जिस कारण धीरे धीरे उसके सफेद दांतों की चमक खोने लगती है और उसके दांत पीले होने लगते हैं। ओह गॉड, दीदी ये आपके हीरे जैसे दांत इतने पीले कैसे हो गए? आप ब्रश नहीं करती हैं क्या? अब इसे क्या बताऊं कि ठंड की आलस के कारण मैंने कई दिनों से ब्रश ही नहीं किया है। थोड़ी ही देर में काजल कॉलेज जाती है और कपिल से मिलती है। जैसे ही कपिल से बात करने के लिए वो अपना मुंह खोलती है, कपिल को उसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ जाती है, जिसके बाद कपिल की नजर उसके दांतों पर रुक जाती है और कपिल कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। मुझे अच्छे से पता है कपिल कि तुम मेरे पीले दांतों को देखकर ही भागे हो, लेकिन अब मैं अपने दांतों को फिर से पहले की तरह दिखाऊंगी। इतना बोलकर काजल कॉलेज से घर आ जाती है और अपने फोन के YouTube से दांतों के पीलेपन को ठीक करने के तरह तरह के रेमेडीज का सहारा लेती है, लेकिन किसी भी नुस्खे से उसके दांतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो अकेले बैठकर रोने लगती है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं आलसी नहीं होती और ब्रश करना बंद नहीं करती तो आज मेरे दांत पहले की तरह सुंदर और वाइट होते। इन रेमेडीज का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन काजल फिर से कॉलेज जाती है, जहां उसके पीले दांतों के बारे में सबको पता चल जाता है और सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि उसकी सहेली पूजा भी बोलती है, क्या हुआ मेरी क्लोजअप करने वाली दोस्त को? अचानक उसके दांत सफेद से हल्दी जैसे पीले कैसे हो गए? इस तरह बेचारी काजल के इन पीले दांतों के कारण पूरे कॉलेज में उसका मजाक बन जाता है और ये बात कपिल को पता चल जाती है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। ये जो तुम्हारे पीले दांत है ना, ये तो मुझसे देखे नहीं जा रहे, और स्मेल है कितनी गंदी है। इसलिए ना अब मैं और तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, समझी? इस तरह काजल के आलस के कारण उसके दांत पीले हो गए थे, जिसके बाद वो घर पर आकर रोने लगती है और उसकी बहन निया उसके पास आकर उसे रोते हुए देखकर बोलती है, दीदी क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? काजल निया को सारी बातें बताती है, जिसके बाद निया उसे डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है, जहां चेकअप करने के बाद डेंटिस्ट उससे बोलता है, अच्छे से आप ब्रश किया कीजिए, आपने ब्रश नहीं किया होगा तभी आपके दांत पीले हो गए। रुकिए, अभी इसे क्लीन कर देता हूँ और अब से ना रोज ब्रश किया कीजिएगा। इस तरह डेंटिस्ट काजल के दांतों की सफाई कर देता है, जिसके बाद काजल के दांत पहले की तरह सुंदर और व्हाइट हो जाते हैं। काजल अपनी बहन को लेकर उससे गले लगाकर थैंक यू बोलती है और उसके बाद काजल अपने दांतों का अच्छे से ख्याल करने लगती है और फिर से उसकी स्माइल और उसके दांत अच्छे हो जाते हैं। कोमल ने आखिरकार अपने घर वालों को मना ही लिया था अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। आज उसकी शादी है। सभी रस्मों रिवाजों के बाद कोमल और प्रताप की शादी हो जाती है। वो कोमल को अपने घर ले आता है, जहाँ कोमल की सास साधना अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारा इस घर को कब से इंतजार था। इस घर की बड़ी बहू आ गई है। अब तो मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजारूंगी। हाँ माँ, सही कहा आपने। कोमल आ गई ना, अब सब संभाल लेगी। वो तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन बड़ी बहू मतलब प्रताप, तुम्हारा कोई और भाई भी है क्या? हाँ कोमल, मेरा छोटा भाई है विशाल। वो कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। और वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाया था, क्योंकि वो बेंगलोर में काम करता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगले हफ्ते आ जाएगा। अच्छा, चलो अच्छी बात हुई। घर में एक ननंद या देवर तो होना ही चाहिए रौनक लगाने के लिए। अरे बेटा, वो बहुत भोला है, भले ही काम दूसरे शहर में करता हो,
लेकिन इतना भोला है कि मुझे हर वक्त उसकी ही फिक्र लगी रहती है। खैर, उसे छोड़, तू अंदर आ जा। साधना अपनी बहू का स्वागत कर उसको घर में ले आती है और उस दिन के बाद से कोमल अपनी सास को आराम देकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक हफ्ता बीत गया था। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर साधना भागे भागे जाती है। मेरा बेटा विशाल आया होगा। बहू आरती की थाल ले आ जरा। साधना दरवाजा खोलती है और सामने सच में उसका छोटा बेटा विशाल था। साधना उसको गले से लगाती है। इतने में कोमल आरती की थाल लेकर आती है और अपने देवर को देखकर मन ही मन कहती है, शक्ल से तो कितने हैंडसम है देवर जी, और माँ जी इनको भोला कहती हैं। झूठ, मैं तो मान ही नहीं सकती। कोमल ये बोलकर अपने देवर की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद विशाल कोमल के पैर छूने लगता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पैर मत छुइए। अरे बहू, बोला था ना, भोला है मेरा बेटा। इसकी नजरों में भाभी भी माँ समान है, इसलिए तुझे अपनी भाभी माँ की तरह इज्जत दे रहा है। सही कहा भाभी माँ ने। आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाला, तो आप भी मेरी माँ समान हुई। अच्छा, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी के लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। विशाल अंदर आता है और कुछ ही देर में उसका भाई प्रताप भी उससे मिलता है, जिसके बाद विशाल सबको बहुत महंगे महंगे तोहफे देता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे देवर जी, इतना खर्चा क्यों किया? अपनी सारी तनख्वाह तो आपने तोहफे लाने में ही लुटा दी। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो बोनस से लाया हूँ। मेरी सैलरी तो अभी पूरी की पूरी पड़ी है अकाउंट में। हाँ कोमल, मेरा भाई इतना कमाता है कि पूरे परिवार को आराम से बैठा कर खिला सके। छोटा भाई इतना कमाता है और बड़े को देखो। मुझे पहले पता होता कि प्रताप का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है और काबिल है तो मैं इससे शादी क्यों ही कर दी। खैर कोई नहीं, बीवी ना सही, भाभी तो हूँ ही इसकी। इसके भोलेपन का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। विशाल के आने के बाद से घर में रौनक थी। आए दिन विशाल सब के लिए कुछ न कुछ बाहर से मंगवाता रहता था, लेकिन अब कोमल की पैसों की भूख बढ़ती गई थी, जिसके चलते वो अपने देवर से पैसे निकालने के लिए एक ड्रामा करती है। शाम के वक्त जब विशाल कोमल के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो वो अपने कमरे में जोर जोर से बातें करने लगती है। माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं इनका काम, पैसे कम ही हैं इनके पास। मानती हूँ मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ। आपकी बीमारी में आपका साथ देना, दवा दारू करवाना मेरा ही फर्ज है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोमल ये बोलकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ विशाल खड़ा था, जो अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप कुछ मत बोलना, मैंने सब सुन लिया है, और आप बस इतना बताइए कितने पैसे चाहिए आपको अपनी माँ के इलाज के लिए। लेकिन देवर जी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मेरे पैसों पर भी तो आपका ही अधिकार है। आप बस बताइए कितने पैसे चाहिए, और आप चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विशाल बिना ये जाने कि ये बात सच भी है या नहीं, वो पैसे कोमल को दे देता है, और कोमल अपनी माँ के बहाने से पैसे लेकर उनसे अपने लिए महंगी महंगी चीजें लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से कोमल ने अपने चंट दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भोले देवर को फंसाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक शाम साधना अपनी बहू कोमल को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलती है, बहू जरा देख तो ये लड़कियाँ कैसी है। विशाल के लिए रिश्ते आए हैं इन सभी के, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। माँ जी अच्छी हैं, बाकी आप देवर जी से पूछ लेना। लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आई तो मेरा तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा देवर जी के पास से। कुछ करना होगा। कोमल शाम के समय विशाल के साथ मार्केट कुछ सब्जियां लेने जाती है, जहां मार्केट में एक औरत अपनी सास को बेइज्जत कर रही थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोमल अपने देवर से कहती है, देख रहे हो देवर जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां सास को सास नहीं नौकरानी समझती हैं। ऐसी लड़कियां घर बनाती नहीं, बिगाड़ती हैं। वैसे माँ जी ने भी आपके लिए बहुत ही पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढी हैं, लेकिन पता नहीं कल को वो माँ जी को इज्जत देंगी या नहीं। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। विशाल के दिमाग में अपनी चंट भाभी की बातें बैठ जाती है और वो घर आता है, और जब साधना उसे लड़कियों की फोटोज दिखाती है तो विशाल रिश्ते के लिए मना करते हुए बोलता है, माँ मुझे शादी नहीं करनी इनमें से किसी भी लड़की से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो तो भाभी की पसंद से हो।
आखिर वो आपकी इतनी सेवा करती हैं, तो उनके जैसी बहू आएगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी ना। बात तो तूने सही कही है बेटा। तो बहू, अब तेरे ऊपर है अपने भोले से देवर की बहू ढूंढने की जिम्मेदारी। जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने देवर जी के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कोमल पर अब विशाल के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए वो अपने ही रिश्तेदार में कोई शरीफ सी लड़की ढूंढने लगती है जो कि उसके मुताबिक चले। और अपने रिश्तेदारों में से ही एक लड़की माया का रिश्ता कोमल अपने देवर के लिए लेकर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए तस्वीर, ये माया है, मेरी रिश्तेदारी में है, लड़की अच्छी है, आप कहे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। बहू तुझे जो ठीक लगता है वो देख ले, बुला ले घर लड़की वालों को। कोमल माया के घर वालों को अपने ससुराल आने की बोल देती है, जहाँ विशाल को माया पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी बीच जब माया वॉशरूम के बहाने छत पर जाती है तो वहाँ एक लड़के से फोन पर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, रिश्ता पक्का हुआ है, शादी थोड़ी हुई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगी। माया ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ कोमल खड़ी थी जो कि माया को कहती है, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने ससुराल में इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ से ये कारनामे करके भाग जाओ, समझी? लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ कोमल दीदी, और पापा ने बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तो ठीक है ना, भागने तो तुम वैसे भी वाली हो, तो शादी के बाद भाग जाना, थोड़े बहुत पैसे लेकर। इससे मेरे ससुराल वाले मुझे थोड़ा कोसेंगे, लेकिन मेरा देवर जितना भोला है वो दोबारा शादी की जिद नहीं करेगा और जिंदगी भर उसकी कमाई मेरे काम आएगी। वाह दीदी, आप तो बड़ी चंट है। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कोमल माया को इस शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद रिश्ता पक्का होता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। इससे माया का झुकाव भी विशाल के प्रति हो जाता है और उसे उसके भोले स्वभाव से प्यार हो जाता है। कुछ समय में शादी हो जाती है और शादी के बाद जब माया बहू बनकर घर में आती है तो बोलती है, माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं इस घर को और आप सभी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे यही रहेगी। समय गुजरता है और माया घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सभी माया से खुश होते हैं, लेकिन कोमल के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके चलते वो माया से कहती है, आखिर तुम जा क्यों नहीं रही? तुम तो भागने वाली थी ना, भूल गई हमारी डील के बारे में जो शादी से पहले हुई थी कि तुम शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जाओगी? माफ करना दीदी, उर्फ जेठानी जी, अब मैं कहीं नहीं जा रही। वो क्या है ना, मुझे विशाल जी से प्यार हो गया और वो सच में बहुत भोले हैं, तो उनकी जीवन साथी मेरे जैसी ही चालाक लड़की को होना चाहिए था। तो अब मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूंगी। कितनी चालाक हो तुम, पैसों की चमक में आखिर प्यार को भूल गई। अभी सबको बताती हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था शादी से पहले। बता दो, आपने भी जो बोला है ना, मैंने भी वो सब रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन आप भी इस घर से जाओगी। इसलिए भलाई इसी में है कि मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो और अपनी चंटगिरी दिखाने की कोशिश तो करना भी मत, वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। माया के बदले स्वभाव ने कोमल को हैरान कर दिया था, जिसके चलते अब वो ना तो खुद से कोमल के बारे में किसी को कुछ बता सकती और ना ही अपने भोले देवर का फायदा उठा पाती, जिसके कारण अब विशाल कुछ समय बाद माया संग बैंगलोर चला जाता है और कोमल के हाथ अपने चंट दिमाग के चलते खाली रह जाते हैं। प्रीतो दिल्ली में रहने वाली पंजाबी लड़की थी। बचपन से ही उसके पिता परमिंदर अपनी पत्नी सुकमत कौर और छोटी सी प्रीतो के साथ काम की वजह से दिल्ली आ गए थे। अब 21 साल की प्रीतो दिल्ली में रहकर भी अपने पंजाब की मिट्टी में रंगी हुई थी और उसे कपड़ों में भी फुलकारी वाले सूट पहनना पसंद थे। ऐसे ही दिवाली पर जब परमिंदर सबके लिए कपड़े लाता है तो प्रीतो अपने लिए आया सूट देखकर अपने पिता से कहती है, पापा जी ये क्या है? आपको पता है ना मुझे फुलकारी चुन्नी वाले सूट पसंद है, तो मेरे लिए ये सूट क्यों लाए हैं आप? इसके ऊपर मैं फुलकारी नहीं ले पाऊंगी। पुत्र जी, मैं पंजाब खास आपके फुलकारी सूट के लिए गया था, लेकिन जहाँ से मैं लाता हूँ उनके पास थे नहीं अभी, तो मैं वहाँ का बेस्ट सूट ले आया। कभी कभी फुलकारी छोड़ के दूसरे सूट भी पहन लिया करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फुलकारी सूट ही पहनना है।
ये कैसे जिद है प्रीतो? तेरे पापा जी ने इतनी कोशिश तो करी ना, अब नहीं मिला तो क्या करे? ठीक है फिर, मैं मनाऊंगी ही नहीं दिवाली। मुझे तो फुलकारी ही चाहिए, तो मतलब चाहिए। प्रीतो की जिद ने परमिंदर और सुकमत को परेशानी में डाल दिया और वो दोनों ही अपनी बेटी के फुलकारी के लिए प्यार को देखते हैं पूरी दिल्ली में बेस्ट फुलकारी की शॉप को ढूंढते हैं और खुशकिस्मती से उनको जनकपुरी में एक फेमस दुकान मिल भी जाती है, जहां वो प्रीतो के साथ आते हैं और एक महंगी सी फुलकारी लेते हैं। जिसके बाद प्रीतो फुलकारी से मिलता जुलता अनसिला कपड़ा लेकर उसका सूट सिलवाती है और दिवाली पर उस फुलकारी वाले सूट को पहनती है। तो उसको देखकर परमिंदर और सुकमत कहते हैं, कितनी सोहनी लग रही है मेरी बेटी। सच में तुझे देखकर लगता है हम पंजाब में ही रहते हैं। आजकल की दिल्ली की लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने पसंद है और मेरी बेटी को पंजाबी सूट। वो भी फुलकारी वाले पापा जी। अब अपनी इस कुड़ी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू करो, बड़ी हो गई है हमारी प्रीतो। मम्मी, जब मैं आपसे बोलती हूँ कि बाहर घूमने जाऊँ अकेले, तो आप कहती हैं तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई और शादी के लिए मैं बड़ी हो गई। ओ पुत्र जी, बेटियां तो माँ बाप के लिए बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बाकी तू चिंता ना कर, तेरे पापा जी तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जो दिल्ली में ही हो। मैं पंजाब इतनी दूर नहीं भेजना अकेले अपनी बेटी को। प्रीतो के लिए रिश्ते की तलाश जारी होती है और कुछ समय बाद एक कुलवंत नाम के लड़के का रिश्ता प्रीतो के लिए आता है, जो कि दिल्ली में ही रहता था। कुछ दिनों बाद कुलवंत अपनी माँ कमलो के साथ परमिंदर के घर आता है, जहाँ प्रीतो उनके सामने एक सुंदर सा सूट पहने फुलकारी सर पर ले आती है और हाथों में पकड़ी चाय सबको देने के बाद वहीं पास में बैठ जाती है, जिस पर सुकमत कहती है, जी ये है हमारी प्रीतो, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमने अपनी कल्ली कल्ली बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, इसलिए पंजाब के होते हुए भी इसका रिश्ता पंजाब में नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी दूर बार बार मिलने जाना थोड़ी ना हो पाएगा। ये तो सच है भाई साहब। बच्चे पास हो तो चलो किसी भी टाइम चले जाए इंसान, लेकिन दूर हो तो जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बाकी आपकी प्रीतो है भी सुंदर। मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे प्रीतो जी बहुत पसंद है। देखिए, वैसे मैंने भी कुलवंत जी पसंद है, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मुझे महीने में कम से कम 3 फुलकारी वाले सूट दिलाने पड़ेंगे। मुझे फुलकारी बहुत पसंद है। लो जी, बस इतनी सी बात, 3 क्या 4 दिला देंगे। कुलवंत की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर दोनों परिवार एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद जब प्रीतो अपने ससुराल में कदम रखती है, तो वो जो अपने लहंगे के साथ रेड फुलकारी लिए आई थी, तो उसे देखकर कमलो की पड़ोसन मालती कहती है, अरे कमलो, तेरी बहू ने तो बड़ी भारी सी फुलकारी चुन्नी ले रखी है। सच्ची पूरी पंजाबन लाई है बहू तो तू। अरे तो मेरी बहू है, ऐसी वैसी चीजें नहीं लेती। फुलकारी चुन्नी बड़ी ही महंगी आती है और मेरी बहू के पास ऐसी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं। अच्छा, अब जरा अपनी बहू का चेहरा तो दिखा, जो इस फुलकारी के पीछे छुपाया हुआ है उसने। मुंह दिखाई की रस्म का नाम सुना है? जब वो रस्म रखूंगी तभी देखियो मेरी फुलकारी वाली बहू का चेहरा। इतना कहकर कमलो प्रीतो को अंदर ले आती है और अब शादी के अगले दिन प्रीतो अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो दूसरे दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, जिस पर मोहल्ले के सभी लोग कमलो के घर आते हैं और सभी मेहमानों के आने के बाद प्रीतो एक बेहद ही खूबसूरत सी फुलकारी चुन्नी और सुंदर सा सूट पहने घूंघट में सबके सामने आती है और आकर बैठ जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी उसका घूंघट हटाकर चेहरा देखते हैं। जैसे ही मालती की बारी आती है, तो वो प्रीतो का चेहरा देखकर उससे कहती है, बहू देखने में तो तू अच्छी है, लेकिन तेरे से भी खूबसूरत तेरी ये फुलकारी चुन्नी लग रही है। कितने की ली है तूने? आंटी जी, ये खास पंजाब के एक कारीगर से ऑर्डर देकर बनवाई गई फुलकारी है। इसकी कीमत 5000 रुपए है। 5000? सिर्फ चुन्नी चुन्नी के? हाय, इतनी महंगी चुन्नी! इतने में तो मेरे और मेरे बहू के 4 सूट आ जाएं। अरे तो मैंने तो बोला था कि मेरी बहू कोई सस्ते कपड़े नहीं पहनती। 5000 की इसकी बस ये चुन्नी है। ऐसे तो ये महीने में 3-4 सूट से ही मेरे बेटे का दिवाला निकाल देगी। कमलो इस बात से परेशान तो होती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में रस्म खत्म होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शादी के 1-2 हफ्ते तो इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते हैं और जब लगभग 3 हफ्ते बाद कुलवंत हर काम से फ्री होकर ऑफिस जाने लगता है, तो सुबह उसको जाते हुए रोककर प्रीतो उससे कहती है, हाँ जी, जा रहे हो ऑफिस? हाँ जी जा रहा हूँ, कोई काम है जी?
काम नहीं जी, मैं कह रही थी मुझे नए सूट लेने हैं फुलकारी वाले, तो कब दिलवाने चलोगे आप? जी देखो, आज शाम को अगर जल्दी आ गया तो आज चल लेंगे, वरना छुट्टी वाले दिन। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कुलवंत वहाँ से चला जाता है और जब वो शाम को घर आता है तो दोनों पति पत्नी साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ प्रीतो दिल्ली की मशहूर फुलकारी की दुकान पर कुलवंत को लेकर जाती है और वहाँ महंगी महंगी 3 फुलकारियाँ लेती है, जिसके बाद उसका बिल देते हुए कुलवंत मन में कहता है, ओ यार, ये कितनी महंगी चुन्नी है, मेरा तो हर महीने इस फुलकारी ने दिवाला निकाल देना है। प्रीतो से बिना कुछ बोले कुलवंत उसको फुलकारी दिलवा देता है, लेकिन अब प्रीतो उसके मैचिंग के सूट लेने जाती है, जिस पर कुलवंत बोलता है, हाँ जी, आपने तो कहा था सूट लेने हैं आपने, लेकिन आपने पहले इतनी महंगी फुलकारी ले ली, 3 सूट अलग लेने हैं क्या? और नहीं तो क्या, अरे खाली चुन्नी लेकर थोड़ी घूमूंगी, उसके जैसा सूट भी तो लेना है। प्रीतो अब इतने महंगे अलग से सूट के कपड़े लेती है और फिर उनको सिलवाने के लिए अलग से पैसे देती है। महीने गुजर जाते हैं, प्रीतो अपने कहे अनुसार हर महीने 3 फुलकारी सूट लेती ही लेती, जिसके चलते बेचारा कुलवंत जेब से कंगाल होता जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके वो प्रीतो को मना नहीं कर पाता था और अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर कमलो ही एक दिन प्रीतो से कहती है, बहू जरा तू मुझे अपनी फुलकारियाँ दिखाइए, सारी की सारी जितनी भी है तेरे पास। ठीक है मम्मी जी। प्रीतो सारी फुलकारी निकाल कर बेड पर रखकर अपनी सास से कहती है, लो मम्मी जी, ये सब है मेरे पास फुलकारी के नाम पर। बहुत ध्यान से देख तू अपनी हर एक फुलकारी को, ये सब डिजाइन में भले ही अलग है, लेकिन सभी में हर तरह का रंग है और इन फुलकारियों को तू हर सूट के साथ ले सकती है। अब चाहे तू कोई भी सूट पहन, तेरी हर फुलकारी उससे मैच खा जाएगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? कुलवंत के पास अब पैसे नहीं है तुझे हर महीने फुलकारी दिलाने के लिए, और ये महंगी भी आती है। शादी की वजह से पहले ही थोड़ा कर्जा है हम पर, लेकिन वो ये बात तुमको नहीं बोल रहा क्योंकि उसने तुमको वादा किया था हर महीने फुलकारी दिलाने का। तो बेटा वो तो खुद से नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर तेरी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा, इसलिए तू ही थोड़ा अपने पति को समझ। कमलू की बात सुनकर प्रीतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुलवंत के पास जाती है। कुलवंत उस वक्त अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने की बातें कर रहा था। तभी प्रीतो उससे फोन लेकर फोन काटते हुए बोलती है, बस कुलवंत, अब मुझे और फुलकारी नहीं चाहिए। हर महीने मेरे पास जो है उनको ही इस्तेमाल करूंगी मैं। मुझे तो खुशी है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया है बाबा जी ने। माफ करना, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाई। प्रीतो अपने पति के प्यार और उसके हालातों को समझकर आगे बढ़ती है और अब वो हर महीने 3-3 फुलकारी लेने की जगह 5-6 महीने में एक आधी ले लिया करती। ऐसे ही उसका शौक भी बना रहता और कुलवंत को ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।